हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता होगा कि आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एशिया के प्रमुख अफवाह तंत्र। यानी जब एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो वहां पे कौन कौन से अफवाह तंत्र देखने को मिलेंगे, उसी के बारे में हम लोग को आज की क्लास में अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि अभी आपका सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी सेमेस्टर 4 की तैयारी में जुटे होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि सेमेस्टर 4 में हम और अपने आप को बेहतर करें, एक बेहतर रिजल्ट के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो आपको क्या करना है? तो आप कोर्स खरीदना पड़ेगा। आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप से कोर्सेज को परचेज करना है और वहां से आप अपने साथ तैयारी को आगे बढ़ाएं, जहां हम आपके साथ लेकर आएंगे ज्योग्राफी के शानदार क्लासेस, यानी कंप्लीट यूनिट ज्योग्राफी का। जितने भी आपके मेजर 6, 7, 8 तो आपका प्रैक्टिकल है, 6 और 7 जो भी हैं वो कंप्लीट कवर हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो हम आपके आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्लीट ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का जितने भी पोर्शन है सारे के सारे मेरे द्वारा ही कराया जाएगा। आपकी जो सेमेस्टर 4 की जो सिलेबस है वो बहुत ही जटिल सिलेबस है। आप यदि चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करके इसका अध्ययन करेंगे तो शायद आप यहाँ पे असफल हो सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि इसमें बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं। जब आप मेजर, ये तो आपका मेजर 6 का पार्ट है, लेकिन जब आप यदि मेजर 7 को पढ़ोगे, 8 तो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, मेजर 7 जो आपका है वो जीआईएस है। क्या है? जीआईएस, जो कि आप सभी शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, यदि आप में से जो स्टूडेंट क्लास 12th में ज्योग्राफी पढ़े होंगे, जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा होगा, तो उन्होंने जीआईएस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको जीआईएस के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। ठीक है, जब आप जीआईएस के बारे में खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वेक्टर क्या होता है, डेटा क्या है, रॉ डेटा क्या है, यानी बहुत सारी इसमें चीजें आती है जो कि कंप्यूटराइज चीजें, यानी आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। वहां हम लोग मैप के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर हम लोग जब गूगल मैप का यूज करते हैं या फिर जो भी मैप का यूज करते हैं कैसे बनता है, सारे मैप के बारे में ही हम लोग साइंटिफिक तरीके से स्टडी कहाँ पे करते हैं? तो जीआईएस में करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ेंगे मेरे साथ? तो उसके लिए आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। वहां से एसकेजी ज्ञान ज्योति का ज्योग्राफी का कोर्सेज को परचेज करना है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे ही आपको दिख रहा होगा कि एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र, एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र, यहाँ बहुत सारी वर्ड आया हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है। जैसे पहला है एशिया महाद्वीप। आपको तो नाम से क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले सेशन से एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़े, वहां के जलवायु के बारे में पढ़े। ठीक है, और ये मेरा अगला जो सेशन है वो एशिया महाद्वीप की क्या कहते हैं आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र थोड़ा नाम से लगता है कि ये क्या कहने वाला है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र की बात करें, जब ड्रेनेज सिस्टम हो एशिया महाद्वीप, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ना है? तो परिचय के बारे में। किसका परिचय भाई? तो आपको पढ़ना है कि अपवाह तंत्र जो है इसका परिचय, यानी अपवाह तंत्र हम लोग किसको कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको वृक्षाकार अपवाह पैटर्न मिलेंगे, डेंड्रेट पैटर्न मिलेंगे, क्या कहते हैं आपका अभी केंद्रीय मिलेंगे, अब केंद्रीय मिलेंगे। तो ये सब क्या है? रेखीय मिलेंगे, समानांतर मिलेंगे। ये अपवाह प्रतिरूप है। तो अपवाह प्रतिरूप का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? जब हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तब हम लोग को पता चलता है अपवाह प्रतिरूप के बारे में। अभी हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे डिटेल से उसके बारे में। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। देखिए, अपवाह तंत्र का शाब्दिक अर्थ यदि बताएं हम आपको, तो अपवाह तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जल को प्रवाहित करने वाली बॉडी। जल को प्रवाहित करने वाली बॉडी। तो अक्सर यदि हम अपने क्षेत्र की बात करें, तो हमारे क्षेत्र में जितने भी चाहे बड़े या छोटे पर्वत या पठार हैं, तो वहां से क्या होती है? नदियां निकलती है। क्या होती है? नदियां निकलती है।
और वो अपने साथ कई छोटी बड़ी नदियों को समाहित करते हुए आगे बढ़ती है। क्या करती है? आगे बढ़ती है और विशाल जल को यहाँ से ढोते हुए समुद्र में ले जाके क्या करती है? गिरा देती है। ये जो क्षेत्र है, जैसे कि हम ये झारखंड का एरिया मानते हैं, ये हमारा पूरा छोटा नागपुर का क्षेत्र था, छोटा नागपुर का पठारी इलाका था। तो यहाँ पे जो नदी इस क्षेत्र से बहेगी, जो गुजरेगी, तो वो क्या करेगी कि इस जो पठारी क्षेत्र है, वहां पे जितने भी वर्षा होगी, उस जल को वहां से नदी के माध्यम से ले जाते हुए किसी बड़ी नदी या फिर जो भी क्या कहते हैं आपका मुहाना है, वहां पे ले जाके ये बहा देगी। तो वो क्या है? तो इसी को कहते हैं हम लोग अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। अगला एक पॉइंट आता है, सर ये तो हो रह गई अपवाह तंत्र की बात, लेकिन कभी कभी हम लोग को अपवाह प्रतिरूप के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में पूछा जाता है अपवाह प्रतिरूप के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? जैसे कोई एक मेन नदी है, अब यहाँ पे इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिलती है। क्या होती है? मिलती है। इधर से भी छोटी नदी आ रही थी, ये भी आके मिल गई, इधर से भी आके मिल गई। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारी छोटी छोटी नदियां क्या होती है? किसी बड़ी नदी में आके मिलती है। क्या होती है? मिलती है। यही से परिभाषा हम लोग को निकालना है कि जब किसी बड़ी नदी में बहुत सारी छोटी नदियां आके मिलती है, बहुत सारी छोटी नदियां आके मिलती है, तो इन नदियों के मिलने से एक विशेष प्रकार का ज्यामितीय ज्यामितीय रूप हम लोग को देखने को मिलते हैं। ज्यामितीय रूप हम लोग को देखने को मिलते हैं और इसी प्रतिरूप को हम लोग अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह प्रतिरूप। कुछ हम अपवाह प्रतिरूप के आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कोई एक ऐसी नदी है और इसमें से कोई नदी ऐसे जा रही है, कोई ऐसे इधर से मिली है, फिर आके इधर से मिली, इधर से मिली, इधर से मिली, इधर से ऐसे ऐसे मिलती है। यानी जब इस प्रकार आपको कहीं भी ड्रेनेज पैटर्न के बारे में दिखाई पड़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं लगता है कि आपको कि ये वृक्ष है? क्या लगता है? वृक्ष है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वृक्षाकार प्रतिरूप। जब आप गंगा नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो गंगा नदी में कुछ इसी प्रकार सहायक नदियां आके मिलती है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा है वृक्षाकार प्रतिरूप। जब आप अमेजन नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो अमेजन नदी में भी कुछ इसी प्रकार आपको दिखाई पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या कि ये नदियां जो है वो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। दूसरी बात, जब आप गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे ये हमारी गंगा नदी है, ये मान लेते हैं गंगा नदी है, ठीक है। इसी में आप देखिएगा कि यमुना नदी कुछ ऐसे आकर इससे ऐसे मिलती है, यानी ये प्रयागराज के पास आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये जो नदी मिली, आपको नहीं लगता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है? क्या है? समांतर है। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? समांतर अपवाह प्रतिरूप। कोई दिक्कत? दो अपवाह प्रतिरूप के बारे में आपको देखिए, आपको यहाँ पे अपवाह प्रतिरूप के बारे में नहीं समझना है, लेकिन अभी जब हम लोग नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो बहुत सारे हमको वहां पे अपवाह प्रतिरूप के बारे में वहां पे हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये नदी यहाँ से निकलती है, तो ये इस प्रकार की अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। यदि आप इसको वहां पे नहीं पहले क्या कहते हैं, नहीं समझे रहिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम आपको यहीं पे क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत? अब जैसे ये था समांतर अपवाह प्रतिरूप। अब कोई ऐसे एक पठार है, इससे एक दिशा में ऐसे नदी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। कुछ ऐसे झील होते हैं, जैसे कोई यहाँ पे झील है, बड़ी सी झील है, कोई नदियां इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। कुछ ऐसे नदियां होती है जो कि जैसे मछली का कांटा होता है ना, उस प्रकार, जैसे ये बड़ी नदी है, ये बीच में ये हो गई बड़ी नदी, ठीक है, और इधर से भी नदी आके मिली, इधर से भी मिली, इधर से भी मिली। ये जब आप देखिएगा कि मछली के, जैसे हम लोग मछली खाते हैं, तो मछली का जो पंजर रहता है ना, मछली का कांटा, पंजर, तो उसी प्रकार दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डेंड्रफ, क्या
क्या कहते हैं, आपका डेंड्रिच ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो बहुत सारे अपवाह पैटर्न के बारे में आपको क्या कहते हैं नॉलेज रखना होता है, ताकि आप अच्छे तरीके से जब किसी अपवाह प्रतिरूप अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो आपको अलग अलग चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन की अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में क्या अंतर होता है। अब जैसे हम एशिया की बात करें, एशिया के अपवाह प्रतिरूप की, तो एशिया का अपवाह प्रतिरूप में जैसे आपको एशिया का नाम सुनते ही माइंड में आना चाहिए कि हम लोग किस महादेश में हैं, किस महाद्वीप में हैं, तो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में यदि हैं तो हमारे एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी नदी बहती है। यदि हम चाइना की बात करें तो यांग टीसियांग नदी बहती है। आपका बांग्लादेश भारत के रास्ते कौन सी नदी बहती है, तो गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहती है। यदि पाकिस्तान के क्षेत्र से देखें तो सिंधु बहती है। क्या बहती है, सिंधु बहती है। यदि आप म्यांमार को ध्यान में रखते हैं तो आपको इरावती नदी देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे एशिया के अपवाह तंत्र हैं। क्या है, अपवाह तंत्र हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को इसका इंट्रोडक्शन लिखा देते हैं कि आखिर एग्जाम में इसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो हम बोलते जा रहे हैं, आप सभी लिखते जाइएगा। लिखिएगा कि अपवाह अथवा जल प्रवाह के अंतर्गत, अपवाह अथवा जल प्रवाह के अंतर्गत, जल प्रवाह के अंतर्गत नदियां नदियां अथवा बहते हुए जल का, बहते हुए जल का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। और नदियां, और नदियां किसी देश अथवा, किसी देश अथवा महाद्वीप के विकास में सर्वाधिक सहायक होती है, सर्वाधिक सहायक होती है। आपको हम बताए पहले भी कि किसी भी क्षेत्र से कोई भी जल स्रोत के द्वारा जब क्या कहते हैं जल को बहा के ले जाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रोफेसर केसी के अनुसार, प्रोफेसर केसी के अनुसार, प्रोफेसर केसी के अनुसार लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना है और डबल इनवर्टेड कॉमा देके लिखना है। ठीक है, लिखना है कि एशिया में, एशिया में किसी बड़ी, किसी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, किसी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, जबकि अनेक छोटी छोटी नदियां, अनेक छोटी छोटी नदियां एशिया के आंतरिक भाग से निकलती है, एशिया के आंतरिक भाग से निकलती है। पैराग्राफ चेंज करना है, फिर लिखिएगा कि एशिया में मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली, निकलने वाली नदियां पर्वतीय ढालों के अनुसार बहती हुई, पर्वतीय ढालों के अनुसार बहती हुई पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं की ओर बढ़ जाती है, दक्षिण दिशाओं की ओर बढ़ जाती है, कोई भी पर्वत श्रेणी के रूप में नहीं है, कोई भी पर्वत श्रेणी के रूप में नहीं है। उसी में लिखिएगा एशिया महाद्वीप में, सॉरी पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, एशिया, एशिया के अपवाह में, एशिया के अपवाह में प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार के नदी अपवाह मिलते हैं, दोनों प्रकार के नदी अपवाह मिलते हैं। पैराग्राफ चेंज करना है, प्राचीन से उत्तर के, प्राचीन में, प्राचीन में उत्तर से प्राचीनतम, प्राचीनतम भूखंडों वाले क्षेत्रों, भूखंडों वाले क्षेत्रों में बहने वाली, बहने वाली नदियों जैसे, जैसे ओबे, ओबे यहाँ लिखे हुए हैं, ओबे, यनीसी, यनीसी, कमलीना, इंडगिरी, इंडगिरी का, और इसके, और इसके सहायक नदियां, सहायक नदियां एशिया की प्राचीनतम नदियों में से एक है, एशिया की प्राचीनतम नदियों में से एक। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको लिखा देते हैं। ठीक है, फिर आप चेंज करके लिखिएगा हिमालय पर्वत श्रेणियों में, हिमालय पर्वत श्रेणियों से, हिमालय पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली, निकलने वाली अंग हो, वांग हो, यांग टीसी यांग यांग, यांग टीसी म्यांग, गंगा,
कमा सिंधु सिंधु, कमा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र, कमा इरावती इरावती, इत्यादि नदियां नवीन नदियां हैं। इत्यादि नदियां नवीन नदियां हैं जो जो अपनी घाटी को चौड़ा करती है एवं एवं अवसादों के रूप में मिट्टी की परतें जमा करती है। फुल स्टॉप। अवसादों के रूप में मिट्टी की परतों को जमा करती है। आगे लिखिएगा इसी में, दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों में मिलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपनी घाटियों को निरंतर गहरी करती जा रही है। फुल स्टॉप। फिर प्रकार चेंज करना है। तीन और महासागरों से घिरे हुए एशिया महाद्वीप की अधिकांश नदियां मध्य एशिया के पर्वतीय एवं पठारी भागों से निकलकर उत्तर, पूरब एवं दक्षिण दिशाओं की ओर प्रवाहित होती हुई क्रमशः आर्कटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में गिरती है, लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर का आंतरिक भाग ऐसा है जिसका जल किसी भी सागर में नहीं गिरता है। यानी अधिकांश नदियां ऐसी है जो कि पठार के या पर्वत के मध्य भागों से निकलती है और वो जाके किसी बड़ी झील में या फिर किसी जो बड़े जलाशय है वहां पे जाके मिल जाती है। तो वही बोल रहा है कि उसका जो जल है वो क्या होता है, तो आपके बड़े बड़े जाके सागर में नहीं गिरते हैं। ठीक है, आगे लिखिए उसी में, यह जल शुष्क भागों में सूख कर प्राय विलीन हो जाता है या आंतरिक सागर या झीलों में गिरता है। देखिए, आंतरिक सागर किसको कहते हैं? जैसे कि कोई स्थल खंड है और उसके बीच में कोई सागर है, तो इसी को बोलते हैं आंतरिक सागर। कोई यहाँ पे बड़ी झील है, इसी को बोलते हैं हम लोग आंतरिक झील। कोई दिक्कत? अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर एशिया महाद्वीप को अफवाह के दृष्टिकोण से निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। डैश नंबर 1 में लिखना है, यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। दूसरा में लिखिएगा हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र। तीसरे में लिखना है आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र। चौथा में लिखना है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। और आखिरी यानी 5वां में लिखना है भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। अब आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पांचों जो है वो क्या है, तो एशिया महाद्वीप के अपवाह क्षेत्र के नाम है। यानी जब हम एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं, एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तो मेजर यानी जो हमें मोटे तौर पर दिखाई पड़ते हैं वो 5 प्रकार के अपवाह तंत्र हमें
दिखाई पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहां तक इतना सारा लिखने के बाद जब आप एग्जाम में जैसे आपसे क्वेश्चन को यदि पूछा जाता है एग्जाम में, तो जितना आपको हम जैसे बताए उसको लिखने के बाद आपको ये पांचों का नाम लिखने के बाद क्या करना है, इस मैप को वहां पे ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है, इस मैप को वहां पे नीचे में लिख देना है। सबसे पहले इसका हेडिंग आप लिखिएगा कि अपवाह एशिया महाद्वीप का अपवाह, एशिया महाद्वीप के प्रमुख अपवाह तंत्र, अपवाह अपवाह क्षेत्र लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद इस मैप को बनाना है। ठीक है, अभी मैप पे हम आ रहे हैं। तो परिचय हम लोग समझ गए कि कैसे क्या है। अब है एशिया महाद्वीप के प्रमुख अपवाह तंत्र। आपको हम पहले बताएं, यदि हम एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं तो हमें दो प्रकार के अपवाह तंत्र दिखाई पड़ते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है कि प्राचीन अपवाह तंत्र, एक क्या है कि प्राचीन अपवाह तंत्र यानी पुराने अपवाह तंत्र, और दूसरा है नवीन अपवाह तंत्र। क्या है? नवीन अपवाह तंत्र। यदि हम प्राचीन अपवाह तंत्र की बात करें तो प्राचीन नाम से यह स्पष्ट है, प्राचीन मतलब क्या? पुराना। प्राचीन मतलब पुराना। तो उत्तर के प्राचीनतम भूखंडों से बहने वाली नदियां, उत्तर के प्राचीनतम भूखंडों से बहने वाली नदियां, यानी एशिया महाद्वीप का मेरा जो उत्तर का पार्ट है, ये जो मेरा उत्तर का पार्ट है, और इस उत्तर के पार्ट में जो भी नदी यहां से निकलती है वो सारे क्या है? तो प्राचीन अपवाह तंत्र के पार्ट है। कोई दिक्कत? जैसे कि आपको हम नाम लिखा है वहां पे ओबे, क्या नाम लिखा है? ओबे, ईएनईसी, क्या लिखा है? ईएनईसी, लीना, इंडगिरी, क्या लिखा है? इंडगिरी। तो ये सब क्या है? तो एशिया महाद्वीप के प्राचीन प्राचीन अपवाह तंत्र है। कोई दिक्कत? अगला है कि नवीन अपवाह तंत्र। क्या है? नवीन अपवाह तंत्र। जब हम नवीन अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं तो नवीन अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? कि जिसका निर्माण हाल फिलहाल में हुआ होगा। हाल फिलहाल ज्योग्राफी में हाल फिलहाल कहने का मतलब है कई करोड़ साल, कई लाख साल। ये नहीं कि हाल फिलहाल कहे तो कल परसों उसका जन्म हुआ है, नहीं। ज्योग्राफी में टाइम पीरियड मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड। ठीक है, ज्योग्राफी के टाइम पीरियड को आप भी हल्के में ही लीजिएगा। ये एरा की बात करेंगे। ठीक है, जब आप सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे तो वहां आपको एरा के बारे में पढ़ना होता है जियोलॉजी में। ठीक है, क्या कहते हैं आपके इसमें भू आकृति विज्ञान में, जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो यदि हम बात करें हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां में तो यांग टीसी मियांग, यांग टीसी मियांग जो कि आपकी चाइना की नदी है। दूसरा आता है वांगहो, क्या आता है? वांगहो, या नहीं लिखे हैं वो भी होगा वांगहो। फिर हमारे भारत की गंगा, भारत की गंगा। फिर आपका है इंडस यानी सिंधु, क्या है? सिंधु। फिर ब्रह्मपुत्र, सॉरी इंडस कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, सिंधु हो गया, क्या हो गया? सिंधु। इंडस नहीं, इंडस इंडस सिंधु को ही कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। सिंधु हो गया। फिर इरावती, क्या है? इरावती जो कि आपके कहां पे? तो इरावती आपकी जो म्यांमार है वहां पे बहती है। ठीक है, ये सारी क्या हो गई? हिमालय से निकलने वाली नवीन नदियां। ठीक है, अब जैसे हम इस दोनों का अध्ययन कर लेते हैं, ये दोनों का नवीन और प्राचीन दोनों का अध्ययन कर लेते हैं, फिर ये दोनों को मिला के इकट्ठे अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठे अध्ययन करते हैं। तो इकट्ठे अध्ययन में क्या देखते हैं कि हमारी एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख अपवाह तंत्र हैं वो कितने प्रकार के हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अभी आपको हम लिखा दिए कि एशिया के प्रमुख अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 5 तरह के अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। अच्छा, जैसे आप इसका नाम लिखे प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, तो इससे आपको क्या आइडिया लगा? एक मिनट आप सभी रुकिएगा थोड़ा। तो क्या नाम से स्पष्ट है? प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसे अपवाह, ऐसे नदियां जो आके कहां पे मिलती है, कहां पे गिरती है?
तो प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी उसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है प्रशांत महासागर। अब बोलिएगा सर मुहाना किसको कहते हैं? तो कोई भी नदी चाहे छोटी या बड़ी नदी, कोई भी नदी जहां से निकलती है उसको बोलते हैं उसका उद्गम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उद्गम क्षेत्र। और कोई भी नदी जाके जहां पे चाहे कोई बड़ी नदी हो या फिर किसी सागर या महासागर में जाके मिल जाती है या गिरती है, तो वो जो जलीय क्षेत्र है वो कहलाता है उसका मुहाना। क्या कहलाता है? मुहाना, इंग्लिश में माउथ। ठीक है। तो प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र किसको बोलेंगे? कि ऐसे अपवाह क्षेत्र या ऐसी नदियां जो कहां पे आके गिरती है? तो प्रशांत महासागर में आके गिरती है, तो उसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। दूसरा है हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, कि ऐसी नदियां या ऐसे अपवाह जो आके हिंद महासागर में गिरती है, यानी उसका मुहाना कहां पे है? तो हिंद महासागर है, तो उसको बोलते हैं हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र। ठीक है। अगला आता है आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र। क्या आता है? आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र, यानी ऐसी नदियां जो आके आर्कटिक महासागर में गिरती है, तो उसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र। आगे है आंतरिक अपवाह क्षेत्र, यानी कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि चाइना के मरुस्थल में जाके समा जाती है। टकला मकान जो मरुस्थल है उस मरुस्थल से निकलती है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप सभी नाम सुने होंगे। एक भारत की नदी है जो कि भारत के पश्चिम दिशा में बहती है, उसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। तो लूनी जो नदी है वो आपके कच्छ के रण में, यानी कच्छ का जो मरुस्थल है वहां पे जाके समा जाती है। तो क्या वो कोई अपवाह क्षेत्र का निर्माण किया? नहीं किया। सॉरी, वो किसी जाके उसका मुहाना कहीं है? तो नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक अपवाह क्षेत्र। या कोई ऐसे नदी है जो जाके किसी बड़ी झील में जाके मिल गई, कोई झील में जाके मिल गई, तो वो उसको भी क्या कहेंगे? आंतरिक अपवाह क्षेत्र। अगला आता है भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र, यानी ऐसी नदियां जो जाके कहां पे मिलती है? भूमध्य सागर में जाके गिरती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। कोई दिक्कत? तो अपवाह पांचों का नाम आपको क्लियर हो गया कि यदि हम एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में कितने प्रकार के अपवाह क्षेत्र पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? कोई डाउट? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इतना सारा जानने के बाद हम लोग को इसको मैप पे कैसे दर्शाना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह कम था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि नंबरिंग दर्शा दिया है। यानी जैसे आपको लिखाए हैं 1 नंबर में प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। सबसे पहले आप इंडिया की चौहद्दी को जानेंगे। इंडिया की चौहद्दी को जैसे ही जानेंगे तो आपको यहाँ पे 3-4 टाइप से नाम याद रखना है। यदि हम भारत एशिया महाद्वीप के उत्तर में बात करें तो उत्तर में क्या है मेरा? तो आर्कटिक सागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। इधर हमारा यूरोप है। ठीक है। पश्चिम में क्या है? यूरोप है। लेकिन पूर्व में मेरा है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। तो जैसे ही यहां से नदियां निकलती है तो नदियां का कोई भी नदी है तो उसका एक सबसे बड़ा जो अच्छा विशेषता होता है कि कोई नदियां अपने ढाल के अनुसार बहती है, यानी उसको जहां जिधर ढाल मिलता है उधर बहते हुए निकल जाती है। क्या होती है? निकल जाती है। अब क्या कीजिएगा? एक गिलास पानी लीजिएगा और अपने घर के फर्श पर उसको गिराना है। अब देखिएगा कि वो पानी में से उस पानी को जो आप गिराए वहां से छोटी छोटी धाराएं निकलेगी और अलग अलग दिशाओं में जाएगी। ठीक यही कंडीशन नदी के साथ होता है। नदी को जिधर ढाल मिला उसी के अनुरूप अपना बहना चालू कर देती है, उसी के अनुरूप प्रवाहित होना चालू हो जाती है। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम जो समझा रहे हैं आपको वो यही कहने चाह रहे हैं कि नदी को जहां पे जैसे ढाल मिल रही है उसी अनुसार चल रही है। अब जैसे यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से जितनी नदियां निकलेगी, हिमालय पर्वत से जितनी नदियां निकलेगी वो कहां जाके गिरेगी? तो ढाल इधर है, इधर नीचे ढाल है, इधर इधर मेरा क्या है? इंडियन ओशियन और हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का मेरा पार्ट है, चाहे हम बंगाल की खाड़ी की बात करें या फिर अरब सागर की बात करें, ये दोनों किसका पार्ट है? तो हिंद महासागर का पार्ट है। किधर गिरेगी? या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी या तो अरब सागर में गिरेगी। और दोनों किसका पार्ट है? हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है। ये दोनों आगे कहां गिरेगी? हिंद महासागर में गिरेगी। कोई दिक्कत? तो हिंद महासागर में
यानी हिमालय से जितनी नदियां निकलेगी वो कहाँ जाके गिरेगी, तो हिंद महासागर में गिरेगी। कोई दिक्कत? अब एशिया के जितने भी नदियां पूर्वी हिस्से से निकलेगी, इधर से निकलेगी, पूर्वी हिस्से से निकलेगी, वो जाके कहाँ गिरेगी, तो प्रशांत महासागर में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, यानी उसका जो मुहाना होगा वो प्रशांत महासागर होगा। अब यहाँ पे भी कुछ उच्चावच है, यानी यहाँ पे कुछ पठारी प्रदेश हैं, तो यहाँ से जो नदियां निकलेगी वो किधर जाके गिरेगी, तो उत्तर की ओर जो हमारा आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में गिरेगी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमारा है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर में इस साइड से जितने भी नदियां आके गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, भूमध्य सागर में गिरेगी। कोई दिक्कत? तो पांचों अपवाह तंत्र आपको क्लियर हो गया। समय सॉरी, मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने मैप को छोटा बनाए हैं। आपके पास कॉपी में जब आप नोट डाउन कीजिएगा तो आपके पास स्पेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अधिक है। तो वहां आप क्या कीजिएगा कि अच्छे तरीके से इस मैप को बना लेना है, और मैप को बनाने के बाद अभी आपको तो हम लिखा देंगे, लेकिन सारी नदियों को दर्शाना यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि जगह मेरे पास कम पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एटलस एटलस निकालना है, और एटलस निकाल के जितने नदी का अभी हम नाम बता रहे हैं आपको यहाँ पे दर्शा देना है। क्या करना है, दर्शा देना है। जैसे आपको यहाँ पे हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का दिखाए और क्या कहते हैं इधर सिंधु का दिखाए, ठीक उसी प्रकार आपको सारे नदी को दर्शा देना है। ठीक है, जब इतना सारा लिखिएगा तो जाके आपका एक 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग एक एक करके लिखते चलते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप सभी, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। हेडिंग क्या डालना है, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र डैश देकर लिखिएगा। इस क्षेत्र की मुख्य नदियां आमूर, मुख्य नदियां डैश आमूर, वांगहो, यांग टीसी यांग, सीकियांग, मिकांग, मीनाम इत्यादि हैं, अन्य नदियों में आमूर की सहायक नदी उसरी तथा सुआरी वांगहो की सहायक वी हो, फैन हो, यांग टीसी यांग की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां में वान मीन, कान, चार्लिंग, श्यांग इत्यादि है। जैसे कि आपको हम ये सब नाम बता रहे हैं तो आपको सुनने में नहीं लग रहा है कि सब चाइना का नाम होगा, ये सब चाइना में बहने वाली नदी है। ठीक है, आगे लिखिएगा। वांगहो का अपवाह प्रतिरूप आयताकार है, यांग टीसियांग अपनी नदियों के साथ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो आपको पहले यहाँ पे बताए कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप किसको कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, इसलिए आपको हम पहले समझा दिए कि आखिर जब चीजें आपको क्लियर होते जाएगी तो फिर डाउट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये चीज हम वहां पे नहीं बताते और अभी लास्ट में बताते तो शायद आपको समझ में उतना नहीं आता, लेकिन यदि हम चीजों को पहले बता दिए तो क्या हो गई, चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये थी आपकी प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। अगला लिखिएगा दूसरे नंबर इसमें आप और कुछ लाइन ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर हेडिंग में डालना है कि हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, इस क्षेत्र की मुख्य नदियां डैश दजला,
फरात, फरात, सिंधु, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। अन्य नदियों में, अन्य नदियों में इरावती, इरावती, साल्वीन, साल्वीन, सिंधवीन, सबको मान देके लिखना है, सिंधवीन, गोदावरी, गोदावरी, नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, कावेरी, महानदी, महानदी, महानदी इत्यादि शामिल है, इत्यादि शामिल है। अब आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। तो इस सब का जो भी मेन फीचर है उसको आपको इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, आगे लिखिएगा तीसरा नंबर में कि आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र लिखिएगा, डैश देके, इस अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत, इस अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत ओबे, ओबे, यानीसी, यानीसी तथा लीना है, तथा लीना है। इस क्षेत्र की अन्य नदियों में, इस क्षेत्र की अन्य नदियों में इंडगिरिका, इंडगिरिका, कोलिमा, 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 याना, याना इत्यादि है, इत्यादि है। फुल स्टॉप। वृक्षीय अपवाह प्रणाली के प्रकार, वृक्षीय अपवाह प्रणाली के प्रकार का क्षेत्र है, क्षेत्र है। या फिर आप लिखिएगा, इस नदियों के द्वारा वृक्षीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। ये सारा क्या है, ये सारे अपवाह प्रतिरूप के नाम है। ठीक है, चौथा हेडिंग डालिएगा, चौथा लिखिएगा आंतरिक अपवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाह क्षेत्र डैश, इस क्षेत्र की मुख्य नदियां, इस क्षेत्र की मुख्य नदियां आमू, आमू, दरिया, दरिया और सरदरिया है। क्या नाम है, दरिया और सरदरिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाम है, दरिया और सरदरिया है, जो अराल सागर में गिरती है। कहां पे गिरती है, अराल सागर में गिरती है। फुल स्टॉप। अन्य नदियों में, अन्य नदियों में इली, इली, चू, चू, तारिम, तारिम, खोतान इत्यादि है। अच्छा, ये सब नाम सुन के आपको क्या लग रहा है, ये सारे नाम अरेबियन कंट्री का है। कहां पे है, अरेबियन कंट्री का है। ठीक है, जो लिखिएगा, जो बालकस झील तथा, बालकस झील तथा लॉपनोर झील में गिरती है, लॉपनोर झील में गिरती है। आपको हम पहले क्लियर कर दिए हैं कि क्या क्या होती है, कि किसी झील में जाके गिरती है। आगे लिखिएगा, इसी में इन नदियों के द्वारा, इन नदियों के द्वारा कौन से अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दे। ठीक है, तो हमको क्या बताए कि जब, जब किसी झील में, जब किसी झील में कोई नदियां आके गिरती है, या बहुत सी नदियां आके, जब कोई झील में बहुत सारी नदियां जब आके अलग दिशाओं से गिरती है, तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो आप उसमें लिखना है आपको कि इन नदियों के द्वारा, इन नदियों के द्वारा, इन नदियों के द्वारा अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चौथा क्लियर हो गया। अब पांचवा में आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट में लिखिएगा, भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र, भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र डैश, डैश देकर लिखिएगा, टर्की, जिसको हम लोग तुर्की भी बोलते हैं, टर्की कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तुर्की। लिखिएगा, तुर्की से निकलने वाली, तुर्की से निकलने वाली मनीषा, मनीषा तथा मेंडेरिस, मेंडेरिस नदियां, नदियां, सीरिया से निकलने वाली, सीरिया से निकलने वाली
ओरोनटेस ओरोनटेस नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है, भूमध्य सागर में जाके गिरती है, भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल पांचों अपवाह क्षेत्र के बारे में, यानी एशिया का जो अपवाह क्षेत्र है इसके बारे में। अब आप इतना सारा लिखने के बाद आपको एक छोटा सा आंसर में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन को लिखिएगा, लिखिएगा उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पे, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पे, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पे, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पे एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के जीवन रेखा, जीवन रेखा, जलवायु, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जनजीवन, जनजीवन तथा तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना 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 प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव को छोड़ती है, अप्रभाव छोड़ती है, जिसके कारण, इसके कारण एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र, एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। ये आपका क्या हो गया, कंक्लूजन है। कंक्लूजन को ज्यादा वर्ड में नहीं लिखना है, कम से कम 30 से 50 वर्ड। ज्यादा लंबा लिखने से आपके जो कॉपी चेक करेंगे सर वो आपको अधिक नंबर नहीं देंगे। ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि आप कितना लिखे हैं। आप आपके कॉपी में क्या देखा जाता है कि आप कंटेंट क्या डाले हैं, कंटेंट क्या डाले हैं। जब आप कॉपी को आंसर, जब आप कॉपी में आंसर लिखिएगा तो आपके कॉपी और जो आपके एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, यानी बातचीत होनी चाहिए। एग्जामिनर को लगे कि इस लड़के ने या फिर इस स्टूडेंट ने इस जो आंसर को लिखा हुआ है तो उसके और मेरे बीच क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। ऐसे अपने आंसर को सजा के लिखना है, यानी जो सर कॉपी चेक कर रहे हैं उसके माइंड में वही थॉट चलना चाहिए जो आपने कॉपी में लिखे हैं। ठीक है, ये थी आपकी क्लियर आज के सेशन। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, शुरू से ये थी आपकी, ले लिए होंगे। अब आइए हम नीचे बढ़ते हैं। ये था आपका मैप बेस्ड पार्ट, इसको ले लें। ठीक है, चलिए अब जैसे आपके यूनिट 1 जो है वो करीब करीब टॉपिक कवर हो चुके हैं और इसमें 3-4 टॉपिक बचा हुआ है, यानी 50% से हम लोग चीजें इसमें कवर कर चुके हैं और 50% चीजें बची हुई है। तो कंप्लीट यूनिट 1 आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझ के पढ़ें, अपनी एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करें, तो उसके लिए आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और वहां से आप कोर्सेज को परचेज करना है। ठीक है, बहुत ही कम फीस है, ये नहीं कि बहुत सारा ज्यादा फीस है। तो आप वहां से देख लें, बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, वहां से कोर्स को परचेज करें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।